नेहरू और इंदिरा गांधी लेफ्ट विंग को भी महत्व देते थे, वामपंथी विचारधारा को भी देखते थे, उस ओर भी रहते थे। और मोदी की सरकार दक्षिणपंथी विचारधारा की है तो इनका दृष्टिकोण जाहिर तौर पर अलग ही होगा। ये तो हर काम भगवान के भरोसे करना चाहते हैं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोनों अर्थनीतियां अपनाई थी कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में हम रहेंगे, कौन सा विभाग पब्लिक सेक्टर में रहेगा, कौन सा विभाग निजी क्षेत्र में जाएगा, ये उन्होंने निश्चित किया था। समझदार प्रधानमंत्री थे, देश का निर्माण भी उन्होंने किया, बहुत कुछ उन्होंने किया, लेकिन सब कुछ वो नहीं कर पाए। बहुत सी चीज़ें वो नहीं कर पाए और कोई भी सभी चीज़ें नहीं कर पाता है। ये आजकल आपके उत्तर प्रदेश में तो कब्रिस्तान शमशान आजकल हलाल वाला चल रहा है। लोकतंत्र को यदि जीवित रखना है तो धर्म को उसको पीछे रखना होगा। धर्म की रक्षा तो सरकारें करेंगी, लेकिन धर्म के पीछे रहकर सरकारें नहीं चलेंगी। ये देश के हित में नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्र बड़ा है और तमाम धर्मों के मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, सभी तरह के लोग रहते हैं यहाँ पर। इसलिए किसी धर्म विशेष को महत्व देना किसी सरकार के लिए उचित नहीं है। मुलायम सिंह से मेरी 9 बार मुलाकात हुई है। अच्छा। और अखिलेश से भी 1 बार मुलाकात हुई थी। वो उनके विवाह में मुझे नेताजी ने हाथों हाथ निमंत्रण भेजा था। उस समय मैं चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट शाहजहाँपुर में था, तो मैं उसमें गया था। मेरा ये अटल विश्वास है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा विद्वान भारत में विगत कई शताब्दी में पैदा नहीं हुआ। कानून का क्षेत्र हो, समाजशास्त्र का क्षेत्र हो, अर्थशास्त्र का क्षेत्र हो या भाषा और साहित्य का क्षेत्र हो, वो तमाम नेताओं में अद्वितीय रहे। राजनेता भी थे, लेखक भी थे, सुस्पष्ट वक्ता भी थे। कोलंबिया में पढ़े, इंग्लैंड में पढ़े, तमाम उनके पास डिग्री थी। इतिहास का छात्र हूँ, इतिहास पढ़ता हूँ, इतिहास सुनता हूँ, समझता हूँ, इतिहास में जीता हूँ। जितने बहुजन नायक नायिकाएं हैं, उनके संघर्ष, उनके जीत, सबके बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। साथ साथ अपनी आलोचनात्मक समीक्षा भी करता हूँ। और एक छात्र का काम है, इतिहास के छात्र का काम है कि जो बहुजन राजनीति हो या संस्कृति हो, उसकी समीक्षा भी करे। वो भक्त की तरह हुआ नहीं करे कि जो आप साहब ने कह दिए सब सही, वो भी करता हूँ। और इसके लिए मेरी भी आलोचना होती है और गालियाँ भी पड़ती हैं, कोई बात नहीं। सक्सेस स्टोरीज आपको बताता हूँ, सक्सेस स्टोरीज लिविंग लेजेंड से मिलवाता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीवन में संघर्ष कर आगे बढ़े हैं, वैसे लोगों से भी आपको रूबरू कराता हूँ। आज लखनऊ में हूँ और इसी सिलसिले में एक खास शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूँ। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। डॉक्टर जस्टिस रामा शंकर यादव, उनके लाइब्रेरी में बैठा हूँ और आज़ादी के ठीक 1 साल पहले, 1 साल और 7 दिन पहले इनका जन्म हुआ था। तो जो लोग सीनियर सिटीजन जो मिलते हैं, उनको मैं लिविंग लेजेंड समझता हूँ, क्योंकि वो अपने साथ पूरे इतिहास की पूरी जो धारा है, पूरी मेमोरी में उनके पूरे इतिहास जिंदा होता है। जब डॉक्टर अंबेडकर का परिनिर्वाण हुआ होगा तो ये 10 साल के रहे होंगे। लोहिया की राजनीति को नज़दीक से देखा होगा, जिस समय उथल पुथल, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, तमाम ऐसे लोगों को इन्होंने देखा होगा। क्या चल रहा था उस समय की राजनीति में, ये नज़दीक से देखा होगा। जस्टिस साहब जज रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और उसके पहले पीएचडी भी इन्होंने की है, एमए में इकोनॉमिक्स में एमए भी किया है, लाइफ इंश्योरेंस में भी काम कर चुके हैं और फाइनली जुडिशरी से रिटायर हुए हैं। इन्हीं से इनके पूरे एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे कि उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति को, कांचीराम का उदय,
मुलायम सिंह यादव का उदय, तमाम चौधरी चरण सिंह, ऐसे बड़े बड़े लोग दिग्गज इस धरती पे रहे हैं एज ए जज। उन्होंने कैसे देखा, एज ए सोशल सामाजिक कार्यकर्ता उन्होंने कैसे देखा, ये तमाम चीज़ें समझने की इनसे कोशिश करूँगा। साथ साथ लेखक भी हैं, हिंदी साहित्य का प्रामाणिक इतिहास इन्होंने लिखा भी है, किताब लिखा है, तो इसलिए बहुत दिलचस्प है। इसलिए इनके माध्यम से जो इतिहास इनके मेमोरी में है, स्मृतियों में है, जो उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। स्वागत है सर अम्बेडकर नामा में। ठीक है, वेलकम। अम्बेडकर नामा देखा आपने? अम्बेडकर नामा कई आपके जो प्रसारित हुए हैं वो देखे हैं मैंने। जी, जरा अपने बारे में बताएं कि मतलब कैसे कैसे आपकी पढ़ाई लिखाई हुई और आपने क्या क्या देखा है, क्या अनुभव है एज जज रहते हुए, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो बड़े हलचल हुआ है, अब तो बीजेपी की सरकार है, तो कमंडल जो है मंडल से कमंडल में आ गया, तो इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं कानपुर जिले का निवासी हूँ। जी सन 47 के पहले मेरा जन्म हो चुका था। जी। मैंने पूरी शिक्षा कानपुर की डीएवी कॉलेज से हासिल की। जीवन बीमा निगम में रहा, न्यायिक सेवा में आया, कंज्यूमर कोर्ट का भी चेयरमैन रहा, और 2011 से मैं रिटायर हूँ। अभी और प्रैक्टिस यहीं करते हैं? लखनऊ में रह रहा हूँ। मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की। पहले लॉ ग्रेजुएट सीधे मुंसिफ परीक्षा में बैठते थे। मैंने उर्दू सीखी, मुंसिफ परीक्षा में बैठा और वाह। सफल हुआ। राजनीति के सबसे बड़े महापुरुष को, जिसे अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते मैं बड़ा कहता हूँ, वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ही थे, जिन्हें मैंने सन 1957 में दर्जा 7 में पढ़ते समय विधानसभा के चुनाव में देखा था, सुना था, उनका भाषण सुना था। वही मेरे सामने सबसे पहले बड़े नेता माने गए। मानता हूँ उन्हीं को। बाद में जब मैं सेवा काल में आया तो राजनीति के बजाय मैं न्यायिक कार्यों में लगा रहा और इस पर मेरी कोई विशेष रुचि नहीं रही। हाँ, उसके पहले ज़रूर रामस्वरूप वर्मा से मेरी मुलाकात रहती थी। उनका एक अर्जक संघ बना हुआ था, उसका अखबार मैं लेता था। वो उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह की सरकार में वित्त मंत्री हुआ करते थे और मैं उनसे कई बार मिला भी था। वो हमारे ज़िले के ही रहने वाले थे। प्रथम श्रेणी के वो छात्र जीवन भर रहे थे। उनके द्वारा आयोजित विवाह समारोह में मुझे बुलाया जाता था और मैं जोड़ों को, नवयुगल को सर्टिफिकेट देकर अर्जक पद जो शादी होती थी, उसमें अपना नाम और पद लिखता था। उस समय में मुंसिफ मजिस्ट्रेट हरदोई और सीतापुर हुआ करता था। जी। बाबा साहब के बारे में कब सुने आप, अम्बेडकर साहब के बारे में? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, चूँकि मैं प्रारंभिक दौर में इतिहास का भी विद्यार्थी रहा था, इसलिए उनको विद्यार्थी जीवन में ही पढ़ लिया था, समझ भी लिया था। और विशेषकर जब मैंने वकालत की पढ़ाई की, कानून की पढ़ाई की, तो उनको विस्तार से पढ़ा और समझा। मेरा ये अटल विश्वास है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसा विद्वान भारत में विगत कई शताब्दी में पैदा नहीं हुआ। कानून का क्षेत्र हो, समाजशास्त्र का क्षेत्र हो, अर्थशास्त्र का क्षेत्र हो,
या भाषा और साहित्य का क्षेत्र हो, वो तमाम नेताओं में अद्वितीय रहे। राजनेता भी थे, लेखक भी थे, सुस्पष्ट वक्ता भी थे। कोलंबिया में पढ़े, इंग्लैंड में पढ़े, तमाम उनके पास डिग्री थी। और यही कारण था कि जब संविधान सभा का गठन हुआ तो दो ही महापुरुष उसमें विशेष रूप से उल्लेखनीय थे। एक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के MA LLM थे, और दूसरे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर साहब सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे और पूरी कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को, नेहरू और पटेल को ये विश्वास था कि भारत जैसे राष्ट्र के लिए संविधान यदि कोई तैयार कर सकता है तो यही दोनों महापुरुष हैं। इसीलिए कांग्रेस ने ये निश्चय किया कि हर हालत में संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे। उसमें जो प्रस्ताव पास होंगे उनको अमली जामा पहनाने का काम कानून के विद्वान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं थी, क्योंकि अन्य कोई व्यक्ति उनकी क्षमता का तब कांग्रेस में या अन्य किसी दल में, जो उस समय राजनीतिक दल थे, नहीं था। जी, आपने एक लंबा मतलब सफ़र तय किया है। आपने जवाहरलाल नेहरू का पीरियड देखा होगा, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, कांशीराम, मुलायम सिंह यादव, तमाम लोगों का फेस देखा होगा। जी हाँ। और जी हाँ। अभी आप देख रहे हैं, अभी सपा बसपा में पहले अलायंस भी हुआ था जी और आजकल अलग अलग है। जी। तो राजनीति के ये बदलते तेवर को कांशीराम जी से कभी मिले थे आप? मेरी कांशीराम से मुलाकात नहीं हुई। मुलायम सिंह से मेरी 9 बार मुलाकात हुई है। अच्छा। और अखिलेश से भी 1 बार मुलाकात हुई थी। वो उनके विवाह में मुझे नेताजी ने हाथों हाथ निमंत्रण भेजा था। उस समय मैं चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट शाहजहाँपुर में था, तो मैं उसमें गया था और उनसे चर्चा भी हुई थी। और वो न्यायाधीशों का ज़्यादा सम्मान करते थे, मुझसे 4-5 साल बड़े थे। और जब भी मैं उनसे मिला तो वो मुझे गेट तक छोड़ने आते थे। अच्छा। हाथ मिलाते थे और पूछते थे कि जज साहब गाड़ी लाए हो, कैसे आए हो, कहाँ ठहरे हुए हो, क्या व्यवस्था है, ये चीज़ें पूछते थे और तब विदा करते थे। तो आजकल के राजनीति क्या परिवर्तन देखना है, क्या बदलाव है? और राजनीति देश में धर्म प्रधान राजनीति मुझे दिखाई देती है। मजहबी सरकारें बन रही हैं, जबकि लोकतंत्र में लोकतंत्र आगे रहता है और मजहब पीछे रहता है। मैं देख रहा हूँ कि धर्म को आगे करके सरकारें उसके पीछे चल रही हैं। ये देश के हित में नहीं है। थियोक्रेटिक स्टेट बनाए जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्षता है, समाजवाद है। यही मूलभूत आदर्श हमारे संविधान के हैं। इन्हीं पे हमको चलना है और इन्हीं को सुरक्षित रखने के लिए सरकारों को काम करना है। लोकतंत्र को यदि जीवित रखना है तो धर्म को उसको पीछे रखना होगा। धर्म की रक्षा तो सरकारें करेंगी, लेकिन धर्म के पीछे रहकर सरकारें नहीं चलेंगी। ये देश के हित में नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्र बड़ा है और तमाम धर्मों के मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, सभी तरह के लोग रहते हैं यहाँ पर। इसलिए किसी धर्म विशेष को महत्व देना किसी सरकार के लिए उचित नहीं है। प्रत्येक सरकार को सभी धर्मों को समान रूप से देखना चाहिए। सभी को ये पता है कि भारत का कोई अपना एक धर्म नहीं है।
लेकिन ये आजकल आपके उत्तर प्रदेश में तो कब्रिस्तान शमशान आजकल हलाल वाला चल रहा है। ये सत्ता पे आने के लिए ये गतिविधियां हो रही हैं कि सत्ता बनी रहे और देश में एक धर्म विशेष का प्रभुत्व कायम हो और अन्य धर्मों की उपेक्षा हो। ये ठीक नहीं है, ये देश के हित में नहीं होगा। धर्म सभी स्वतंत्र हैं, सभी को सरकार प्रोटेक्ट करे, उनकी रक्षा करे, उनकी सहायता करे, लेकिन किसी एक धर्म को लेकर सरकार को आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के लोग जो है सभी धर्मों का आदर करते हैं। मैं न्यायिक सेवा में रहा, सभी धर्मों को बराबर देखता हूँ। सर ये बताइए, राजनीति धर्म संस्कृति का एक रिश्ता होता है। और जैसे आपने राम स्वरूप वर्मा साहब की बात की, तो उन्होंने वैकल्पिक पॉलिटिक्स वैकल्पिक कल्चर की बात की, अर्जक संघ बनाया। लेकिन आजकल तो अखिलेश यादव इलेक्शन के समय वो कौन सा मंदिर बनवाते हैं, गदा लेके घूमते हैं, फिर बहन जी भी ब्रह्मा विष्णु कह रहे हैं, जबकि नेचुरल इन दोनों का अलायंस होना चाहिए। यहाँ कोई वैकल्पिक सांस्कृतिक मूवमेंट तो चल नहीं रहा उत्तर प्रदेश में, तो कैसे बात बनेगी? ये नहीं होना चाहिए। विशेष करके समाजवादी पार्टी को अपनी एक लाइन पे ही चलना चाहिए जी। वो अपनी लाइन पे चले और किसी धर्म की ओर सत्ता पे आने के लिए, मत पाने के लिए न झुके, न उसकी प्रशंसा करे। सभी धर्मों को समान रूप से देखे, ऐसी मैं आशा करता हूँ समाजवादी पार्टी से कि वो सभी को बराबर देगी, महत्व देगी। उसमें तो अभी जैसे सीएम जब योगी बने थे तो उन्होंने घर उड़ धुलवाया था पूरा, तो यादव भी तो शुद्री हुआ। लेकिन कहते हैं लखनऊ से दिल्ली की तरफ के यादव क्षत्रिय समझते हैं, दिल्ली इधर वाले यादव समझते हैं कि हम बैकवर्ड हैं। क्षत्रिय तो एक पदवी है और क्षत्रिय को रूलर कहते हैं। तो हिंदुस्तान में तो सभी जातियों के लोग किसी न किसी इलाके में क्षत्रिय रहे हैं, रूलर रहे हैं। क्षत्रिय ठाकुरों को, राजपूतों को नहीं कहते हैं जी। वो एक रूलर का टाइटल है, संकेत है कि ये शासक है। क्षत्रिय कोई जाति नहीं है जी। अब आप जो है डेमोक्रेसी को कैसे देख रहे हैं? आजकल आपको लव जिहाद, मांस के नाम पर तमाम इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, दलितों पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं कि रुकेगा कैसे? पूरा निजीकरण हो रहा है, पूरा जो SC ST OBC को जो अधिकार थोड़े बहुत मिले थे संविधान से, वो भी एक तरह से छीनने की कोशिश हो रही है। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोनों अर्थनीतियां अपनाई थी कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में हम रहेंगे। कौन सा विभाग पब्लिक सेक्टर में रहेगा, कौन सा विभाग निजी क्षेत्र में जाएगा, ये उन्होंने निश्चित किया था। समझदार प्रधानमंत्री थे, देश का निर्माण भी उन्होंने किया, बहुत कुछ उन्होंने किया, लेकिन सब कुछ वो नहीं कर पाए। बहुत सी चीज़ें वो नहीं कर पाए और कोई भी सभी चीज़ें नहीं कर पाता है। आजकल के जो हालात हैं वो देश को सही दिशा की ओर नहीं ले जा रहे हैं। देश के लिए खतरा बना हुआ है। संविधान से देश चले और संविधान के पहले जो कुछ भी हिंदुस्तान में था, समाज में जैसा कुछ था, उसको भूल जाएं, यही अच्छा होगा। लेकिन बात यह है कि अब अभी नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं, विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं। आपने इंदिरा गांधी को भी देखा होगा, जवाहरलाल नेहरू को भी देखा होगा, लाल बहादुर, इनको कैसे, कितना रेटिंग करते हैं? यहाँ जो सत्ता में आता है वो व्यक्तिवादी स्वरूप धारण कर लेता है और जनता भी उसको व्यक्ति पूजा की तरफ करके देखती है, समझती है। पहले किसी ज़माने में पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी लोग इसी तरह मानते थे। एक बार संसद में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने नेहरू को किसी विषय पर कह दिया था कि मैं 50 बार कह चुका हूँ, परंतु जवाहरलाल नेहरू की खोपड़ी में ये बात नहीं घुसती है। तो उस जमाने में डॉक्टर लोहिया के खिलाफ सभी कांग्रेसी संसद में खड़े हो गए और कहने लगे लोहिया संसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं।
तो उस समय हुकुम सिंह स्पीकर थे, उन्होंने कहा कि भाई खोपड़ी शब्द संसदीय, बैठ जाइए, शोर शराबा न करिए, हल्ला न मचाइए, लोहिया ने कोई गलत नहीं किया है, कुछ भी गलत नहीं कहा है। तो इस तरह का नेहरू के ज़माने में भी उनको भगवान मानते थे। इंदिरा गांधी के ज़माने में भी एक देवकांत बरुआ हुआ करते थे अध्यक्ष, तो वो कहते थे इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। ऐसे ही मोदी के ज़माने में लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी 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 चिल्लाते हैं। तो ये व्यक्तिवादी राजनीति की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी ने तो संस्थाएं खड़ी की, एम्स बनवाए, IIT बनवाए, बैंक का राष्ट्रीयकरण किया, PSUs खोले, बड़े बड़े कंपनियां खोली, देश का निर्माण किया। और अब तो उसी 70 साल का माल बेचा जा रहा है। अब देखिए, नेहरू और इंदिरा गांधी लेफ्ट विंग को भी महत्व देते थे, वामपंथी विचारधारा को भी देखते थे, उस ओर भी रहते थे। और मोदी की सरकार दक्षिणपंथी विचारधारा की है तो इनका दृष्टिकोण जाहिर तौर पर अलग ही होगा। ये तो हर काम भगवान के भरोसे करना चाहते हैं। भगवान अपनी जगह पर है, वो सभी की रक्षा करेगा, और जो चुने हुए नुमाइंदे हैं या सरकारें हैं वो जनता के हिफाजत के लिए काम करें, रोटी कपड़ा मकान की चिंता करें, रोजगार की चिंता करें, नौकरी दिलाने की चिंता करें, वो काम प्रमुख है। मंदिरों के बनवाने की ज़रूरत नहीं है, ये धार्मिक लोगों का काम है कि वो कहाँ मंदिर बनवाएंगे, वहाँ वो मंदिर बनाएं, सरकार उनकी रक्षा करे। सरकारें खुद मंदिर बनाने के लिए आगे न बढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। अभी तो पूरा सरकार भिड़ी हुई अयोध्या में। अब बाबा लोग तो आजकल सुपारी दे रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ, 25 करोड़ क्या करोड़ ये बाबा कहते हैं इलाहाबाद वाले। सरकार कोई उस पर एक्शन नहीं लेती है। अब वो एक ही तरह का वातावरण हो गया है कि इस देश को धर्म प्रधान देश बना दिया जाए। वैदिक धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, तमाम बातें यहाँ पर आती हैं। तो सनातन धर्म तो शाश्वत है, वो पहले से है। हिंदू शब्द तो कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, धर्म तो वैदिक है जो वेदों से आया। हिंदू शब्द तो सिंध नदी से उत्पत्ति उसकी हुई, सिंध से हिंदू, हिंद से इंद, इंद से इंडस, हिंदुस्तान, इंडिया, इंडस, इस तरह बना है। तो असली में तो जो हिंदू धर्म है वो ब्राह्मण धर्म है। जबरदस्ती उसको हिंदू धर्म का एक छाता लगा करके लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो उचित नहीं है। चलिए, आपके 3 पीढ़ी आप लॉ प्रोफेशन में हैं। आपके बेटे भी लॉयर हैं, एक जज भी हैं शायद। जी हाँ, एक जज है। और आपका पोता जो है ग्रैंडसन, वो भी लॉ पढ़ रहा है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अच्छी बात है। यादव फैमिली में 3 जनरेशन लॉयर है। लगातार अम्बेडकर नामा में ये सवाल हम उठाते रहते हैं। हाँ, ग्रैंड डॉटर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही लॉ में, फाइनल में। वाह वाह, वो दिल्ली में पढ़ी, BA ऑनर्स हिस्ट्री किया उसने। अच्छा। और LLB फाइनल में है। वो बड़े लड़के जो जज हैं उनकी लड़की है। अच्छा, चलिए। तो आप, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि सब लोगों को इलेक्शन पॉलिटिक्स में नहीं रहना चाहिए, राजनीतिक सोच रखनी चाहिए। राजनीतिक सोच हो, और जो प्रोफेशनल काम करने चाहिए। सरकार में आए हैं वो जनता का काम करें, अपने व्यक्तिगत हित के बारे में कम सोचें, जनता के बारे में ज़्यादा सोचें, क्योंकि वो जनता के नुमाइंदे हैं। तो युवाओं को क्या संदेश देंगे? आजकल के यंगस्टर को तो आजकल बहुत हाईटेक हो चुका है आजकल का युवा परिश्रम करें। अब नौकरियों की जब समस्याएं आती नहीं होती हैं तो व्यापार करें, बिजनेस करें, या खेती करें। खेती को आधुनिक ढंग से करें, प्रोफेशनल तरीके से, प्रोफेशनल हो जाएं, और जीविका के अपने साधन खुद ढूंढें, नौकरियों पर ज़्यादा निर्भर न रहें। और देश के लोगों को चाहिए कि वो आबादी पर अपना नियंत्रण रखें, आबादी ज़्यादा न बढ़े। विलायत में भी जॉन स्टुअर्ट मिल के ज़माने में और उनके माल्थस के ज़माने में इसी तरह की बातें होती थीं कि जितना धन है मुल्क में उसी के हिसाब से पॉपुलेशन हो। स्टुअर्ट मिल ने तो इतना कह दिया था कि जो बेकार हैं, बेरोजगार हैं, वो विवाह न करें, उनको सरकार भत्ता दे। उन्होंने ये भी कह दिया था संसद में
कि जो विवाहित हो चुके हैं वो बच्चे कम से कम पैदा करें। तो विलायत, जिसको इंग्लैंड कहते हैं, उस जमाने में 18वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में कासस था। उनका ये कहना था कि जनसंख्या जो है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से बढ़ती है, 2, 4, 8, 12, 16 करके जाती है, जबकि खाद्यान्न अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन से जाता है, 1, 2, 3, 4, 5 जाता है। इसलिए देश के लोगों को चाहिए कि वो जितनी आबादी की जरूरत है उतनी तक ही रखें, और सरकारें उन पर प्रतिबंध लगाएं कि बेकार और बेरोजगार लोग विवाह न करें, और जो लोग विवाह कर चुके हैं वो कम से कम बच्चे पैदा करें। चलिए, शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप देख रहे थे अम्बेडकरनामा। देखिए, एक एक्सपीरियंस पूरा, आज़ादी का जश्न मनता है तो समझ लीजिए कि 77 साल के आप हो गए, 77 तो मैं ऐसे लोगों से भी आपको मिलवाता हूँ जिनकी मेमोरीज। जी, 80 वर्ष के हो गए। 80 हो गए? 44 की है मेरे। हाँ, 44 की है ना, तो 80 वर्ष के हो गए हैं। तो पहले भी कई इस तरह के सीनियर सिटीजन जो कि लिविंग लेजेंड हैं, अपने अपने मेमोरीज में उनको बहुत सारी चीज़ें हैं। उन्होंने कैसे आज़ादी के बाद भारत को देखा और अब बदलता भारत किस दिशा में जा रहा है वो भी बता रहे हैं कि धर्म प्रधान देश बनाने की कोशिश हो रही है। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकरनामा। थैंक यू।